प्रधान जिला सोलन ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी यूनियन, कैप्टन परमदेव ठाकुर अध्यक्ष पूर्व सैनिक लीग, वेद प्रकाश शुक्ला जी प्रधान एडीकेएम, श्री रोशन ठाकुर जी प्रधान जिला सोलन पूर्व सैनिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, रमेश ठाकुर जी पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की, बंसीराम भाटिया जी प्रधान ग्राम पंचायत डालडा घाट, कृष्ण देव गौतम जी प्रधान जीबी नवगांव, श्रीमती गुरदेवी ठाकुर जी प्रधान चाखड़, श्रीमती शकुंतला शर्मा जी प्रधान धुंधन, श्रीमती सुनीता गर्ग जी प्रधान जीपी रोहाना जलाना, श्रीमती उर्मिला ठाकुर प्रधान जीपी चमियावल, अनुज गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत अर्की, राकेश ठाकुर प्रधान जीपी कुनियार, वनीता देवी बीडीसी सदस्य, हेमंत वर्मा जी डिप्टी एडवोकेट जनरल, श्री शिव कुमार जी पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री मुकेश शर्मा जी जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, सभी सम्मानित मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण, डीडी शर्मा जी, सभी का मंच पर जिसका नाम छूट गया उस सबका मंच को संबोधन करते हुए, और सभी मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्ग, तकरीबन 2 वर्ष 8 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेने का मौका मिला। एक ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के परिवार से उठकर, गांव के पारिवारिक परिवेश से उठकर छात्र राजनीति से धीरे धीरे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचा। मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। निश्चित तौर पर जब गांव से निकला हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो उसके मन में गांव का दर्द भी होता है, और दिमाग में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो योजनाएं भी होती है। पहले 11 दिसंबर 2022 में जब मैंने शपथ ली, मैंने अधिकारियों की बैठक की। अधिकारियों की बैठक की एक व्यवस्था थी, वो एक रूटीन व्यवस्था थी, और पहले ही दिन मैंने अधिकारियों से कहा कि मैं ये सोचकर कार्य नहीं करता कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ये सोचकर कार्य करता हूं कि मैं एक आम परिवार से निकला मुख्यमंत्री हूं, आम परिवार का दर्द जानता हूं, इसलिए उस दर्द को दूर करने के लिए हमें नीतिगत बदलाव लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा व्यवस्था है जो पिछले 40 सालों से चली आ रही है। मैंने उसी दिन उनसे कहा कि हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही आए, और मैंने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया। 6 महीने तक कई प्रकार के कानून आते रहे, कई प्रकार की नियम दिखाते रहे, अधिकारियों को यही समझाने में मुझे 6 महीने लगे। उसी समय प्रदेश की भयंकर आपदा आई। 2023 में जो भयंकर आपदा इस प्रदेश में आई, और इस वर्ष भी जो भयंकर आपदा आई, मैं उस आपदा में पूरे प्रदेश में घूमा, एक एक घर में गया। 2023 की आपदा में 550 परिवार हमें छोड़कर चले गए। 550 परिवारों की मौत, एक परिवार की मौत हमें छोड़कर चले गई। कहने का मतलब है कि 500 लोगों ने हमें छोड़ दिया, और मैंने उनसे पूछा उनके परिवारों में जाकर कि ऐसा क्या हुआ, अब आपको क्या आशा है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मेहनत करके हमने अपना घर बनाया है, और इस घर में हमें ये आशा भी नहीं थी कि जब हम सुबह की आंख हमारी जब खुलेगी तो हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका होगा, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं उन परिवारों से मिलकर आया, और उन परिवारों से मिलने के बाद
जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो मैंने उनसे पूछा कि घर बनाने के लिए आप कितना पैसा देते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें 1,50,000 रुपया मिलता है, उसमें भारत सरकार 1,30,000 रुपया देती है और 20,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार देती है। मैंने कहा 1,50,000 से गांव में रहने वाले किसी आम व्यक्ति के आम परिवार का घर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा नियम ऐसे है। मैंने कहा कि जिसका 3 कमरों का मकान है, अगर आप उसको 1,50,000 रुपया देंगे तो उससे एक छोटे सी रसोई घर भी नहीं बन पाएगा। कानून पढ़ाने लगे। मैंने कहा ये काम परिवार का दर्द तो मैं जानता हूं और हमने उस राशि को 1,30,000 जो भारत सरकार देती है उसके अलावा हमने उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपया किया और तकरीबन 3,000 घरों को हमने बनाने का कार्य शुरू किया। आंशिक रूप से जो टूटे हुए घर थे जिसमें एक दीवार टूट जाती थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले 40 साल से 5,000 या 10,000 रुपया देती आई थी। हमने उसमें भी परिवर्तन किया और उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए। अभी तकरीबन 550 लोग 2025 में अपनी जानें गंवा चुके। 3,500 के करीब घर इस साल की आपदा में पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हमने उनको भी कहा कि हम आपको घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया देंगे और घर के अंदर की सामान लाने के लिए 70,000 रुपया देंगे और 7,70,000 रुपये के हिसाब से उनके घर बनाए जाएंगे। हमने ये योजनाएं कैसे लाई? ये योजना इसलिए लाई कि आप लोगों का जो दर्द है उस दर्द को हम जानते थे। उसके बाद हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हम सब लोगों के परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते आए हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं तो आम जन जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कभी ना कभी किसी मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समय जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी उसका एक पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता था। हमने शिक्षा विभाग की बैठक में यह पाया गया, जो 5वीं का कक्षा में विद्यार्थी है वो दूसरी की किताब पे नहीं पढ़ सकता है। मैंने पूछा कारण क्या है? उन्होंने कहा कि इस कारण का हमें अभी पता नहीं लगा। क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों की कमी है? कहा टीचरों की भी कमी है। मैंने उनसे फिर पूछा कि गांव से पढ़ने वाला जो बच्चा सरकारी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में जाता है तो उन परिवारों को हम धोखा दे रहे हैं। उन परिवारों के माँ बाप जब उन बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं वो ये सोचकर भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि उस सरकारी स्कूल में जो टीचर लगते हैं वो थ्रू कंपटीशन आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था। हमें फैसले करने के एक तरफ पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले 600 स्कूल खोल दिए, प्राइमरी स्कूल खोल दिए, मिडिल स्कूल खोल दिए, नोटिफिकेशंस होगी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इनके लिए टीचर कहां से आएंगे? उन्होंने कहा कि टीचरों की नियुक्ति तो बाद में होगी, ये शिक्षा संस्थान खोल दो। हमने कहा कि ये तो जनता के साथ धोखा है।
आम परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ धोखा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनका किया योजना थी, उनकी योजना थी कि दूसरे स्कूल से एक टीचर वहां भेज दो, उस स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई और जो नया स्कूल खुला उसकी भी पढ़ाई खराब हो गई। हमने वो 600 सरकारी स्कूल बंद कर दिए और मैंने सख्त फैसला किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे, पूरी शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे और उस शिक्षा नीति में बदलाव करके हमने 600 सरकारी स्कूलों को बंद किया। उसका परिणाम देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो प्रदेश 21वें स्थान में था, हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में अभी हम प्रथम चरण में 100 सीबीएसई स्कूल खोल रहे हैं, 100 और सीबीएसई स्कूल खोलेंगे और सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आने वाले 5 सालों में किसी स्कूल में होगी, वो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होगी। ये कोई आप लोगों ने मांग नहीं की, ये कोई मेरे पास डेपुटेशन लेकर नहीं आए और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। ये एक सोच, एक बदलाव था, एक व्यवस्था परिवर्तन था। यही नहीं हम रुके। आज आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी डिस्पेंसरी तक खाली है। हमें तो सिर्फ 2.5 साल, पौने 3 साल सरकार बने हुए हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्टाफ नर्स नहीं है। पीएससी की तो हालत ही छोड़ दीजिए, सीएससी की हालत छोड़ दीजिए। आपके जो प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज है, 5-6 मेडिकल कॉलेज, और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है शिमला, कमला नेहरू हॉस्पिटल है। उसके बारे में जब हमने पूरी चर्चा की तो पता लगा कि आईजीएमसी जो 50 साल जिसे बने हुए हो गए, टांडा कॉलेज है, नेरचौक कॉलेज है, हमीरपुर कॉलेज है। आईजीएमसी का जब हमने अध्ययन किया तो वहां 20 साल पुरानी एमआरआई की मशीन है, 15 साल पुरानी एक्सरे की मशीन है। मुझे बीमारी का कब पता लगेगा? गांव का आदमी तो सीधा हॉस्पिटल में जाता है, अप्रोच लगाता है किसी डॉक्टर से, मुझे देख लेगा। क्या ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाई हमने? कौन देखेगा कि गांव का आदमी आया है, एक्सरे के पास उसका एक्सरे हो रहा है, कितने साल पुरानी मशीन है, साफ भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई साफ नहीं हो रहा, अंदाजे से देखा जाता है। फिर बीमारी आपकी बढ़ती है, फिर आप पीजीआई जाते हैं, हजारों रुपए अपनी जेब से खर्च करते हैं, उस खर्च को नहीं गिनते। उस समय ये सोचते हैं कि मेरी किसी तरह जान बच जाए। हमने उसका भी अध्ययन किया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहां बैठे हैं। हमने कहा क्यों पीएससी खोल रहे हो, क्यों सीएससी खोल रहे हो? अगर आपने पेन किलर, एंटी एलर्जी दवाइयां ही देनी है, बीमारी का पूरी तरह पता नहीं लगाना है, तो ये संस्थान खोलने भी नुकसानदायक होंगे। हमने अध्ययन किया और हरेक विधानसभा क्षेत्र में ये निश्चय किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे जाएंगे, जिसका परिणाम आज ये है कि 50 जगह सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आने वाले समय में और जगह भी डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पीएससी की नोटिफिकेशन हो चुकी है पर डॉक्टर नहीं है। डालाघाट की पीएससी की नोटिफिकेशन हो गई है, अवस्थी जी मुझे बार बार कहते हैं। हमने भी 200 डॉक्टर भरे, इन्होंने ही यहाँ भी एक डॉक्टर दिया हमें, हमने वो कहा कि उसको ज्वाइन करवा दो अब डालाघाट। हम सभी पीएससी और सीएससी को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। लेकिन पीएससी के बाद आप जाते कहां हो? सब स्लोडर जाते हैं या एम्स जाएंगे। अगर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी, आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे क्या बीमारी है, आप अपना इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। हम उस मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी सुदृढ़ कर रहे हैं और इस दृष्टि से हमने आईजीएमसी
और टांडा, देर चौक और मंडी के मेडिकल कॉलेज और नाहन के मेडिकल कॉलेज और चंबा के मेडिकल कॉलेज को मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स दिल्ली में मिलती है, हमने फैसला किया कि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में विकसित करेंगे। और 3000 करोड़ रुपए का आने वाले समय में ये मेडिकल टेक्नोलॉजी को हम मेडिकल कॉलेज में और अदर स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ये कहां से पैसा आ रहा है? ये वो पैसा है